नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर पर हैं। पहले चरण के मतदान में अब महज 10 दिनों का समय बचा है। 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। कुल 294 सीटों पर मतदान होना है। सत्ता के दोनों दावेदारों यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने तो बड़े पैमाने पर अपना प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन वोटरों ने इस बार रहस्यमय तरीके से चुप्पी साध रखी है और वोटरों की इस चुप्पी ने इन दोनों दावेदारों को बेचैन कर दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। फिलहाल एसआईआर के दौरान कटे नाम ही राज्य में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बने हुए हैं। बंगाल के वोटरों को राजनीतिक रूप से काफी जागरूक माना जाता है। यहाँ नुक्कड़ से लेकर चौराहों और मोहल्ले की चाय पान की दुकानों पर महीनों पहले से चुनावी राजनीति पर बहस होती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव पर ईरान युद्ध की छाया भी नजर आ रही है। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव ने राष्ट्रीय स्तर पर जितनी सुर्खियां बटोरी थी, इस बार के चुनाव की वैसी चर्चा नहीं हो रही है। वोटरों की यह नाराजगी और असंतोष किसे भारी पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। फिलहाल सत्ता के दावेदार अपने अपने तरीके से इस चुप्पी के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं और अपना चुनावी हिसाब किताब बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शनिवार को उत्तर बंगाल के चाय बागान इलाके में रात गुजारी और वहां रैलियों को संबोधित करने के अलावा लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान वो करीब 100 मीटर पैदल चले और लोगों से मुलाकात की। इससे पता चलता है कि पार्टी इस बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए कितनी बेचैन है। उत्तर बंगाल को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। वो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ही इलाके में लगातार बेहतर प्रदर्शन करती रही है, लेकिन इस बार असम से सटे कुछ इलाकों में अंदरूनी गुटबाजी के कारण उसकी स्थिति कुछ कमजोर हुई है। शायद यही वजह है कि अपने इस गढ़ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता वहां व्यापक चुनाव अभियान चला रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां हो चुकी है। प्रधानमंत्री की रैली हुई है, अमित शाह की रैली हुई है और अमित शाह ने तो 15 दिन बंगाल में गुजारने की ही बात कही है। पहले चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है उनमें उत्तर बंगाल की सीटें भी शामिल है। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी जानती हैं कि तृणमूल कांग्रेस वहां कमजोर है। इसी वजह से उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत ही उत्तर बंगाल से की थी और वहां आदिवासी और चाय बागान मजदूर भी निर्णायक हैं। कोच राजवंशी और कामतापुरी जनजाति के लोग भी, खासकर जलपाईगुड़ी जिले के जो चाय बागान बहुल इलाके हैं डुआर्स के, वहां निर्णायक हैं। पार्टी इस बार 291 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की जो 3 सीटें हैं, दार्जिलिंग, कर्सियांग और कालिंपोंग, उसने अपने गोरखा सहयोगियों के लिए छोड़ दी है। और ममता बनर्जी अब तक 1 दर्जन से ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित कर चुकी हैं। अपने तमाम भाषणों में वो भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों को हवा हवाई बताते हुए कहती रही हैं कि चुनाव बाद कोई भी नेता बंगाल में नजर नहीं आएगा। वो लगातार भाजपा के केंद्रीय नेताओं को प्रवासी बताती रही है और कहती रही है चुनाव के मौसम में ही ये प्रवासी नेता पश्चिम बंगाल में नजर आते हैं और हवा हवाई वादे करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। वो यह कहते हुए भाजपा के पारंपरिक घुसपैठ के मुद्दे को भी हल्का करती नजर आ रही है कि सीमा की रखवाली का जिम्मा तो बीएसएफ पर है। बीएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है, तो अगर बंगाल में घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए।
दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए भाजपा ने इस बार उन्हीं का फार्मूला अपनाया है, ममता बनर्जी का। जिस तरह ममता बनर्जी ने तमाम महिलाओं और युवाओं के लिए दर्जनों योजनाओं की घोषणा की है, हर महीने उनके खाते में सीधे रकम भेजी जाती है, उसी तर्ज पर राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार और युवा साथी जैसी कामयाब योजनाओं की नकल करते हुए पार्टी ने कम से कम 4 ऐसी योजनाएं शुरू करने का वादा किया है, जिनके तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में हर महीने पैसे भेजे जाएंगे। लक्ष्मी भंडार और युवा साथी जैसी योजनाओं के तहत हर महीने 3-3 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा भी कम से कम 1 दर्जन ऐसे वादे हैं, उनमें कई भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के अलावा सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग के अनुरूप वेतन देना, सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटित करना, महिला सुरक्षा बलों का गठन और तमाम ऐसे दावे और वादे किए गए हैं भाजपा के संकल्प पत्र में। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी दौर में विपक्षी दलों की ऐसी योजनाओं की तुलना रेवड़ियां बांटने से करते रहे हैं, लेकिन अब भाजपा भी सत्ता के लिए उसी राह पर आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी अपनी हर रैली में लोगों से कहती हैं कि राज्य की तमाम सीटों पर वही यानी ममता ही उम्मीदवार हैं, यही सोचकर वोट डालें, उम्मीदवारों पर ध्यान मत दें। अब प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैली में यही अपील कर रहे हैं। अपनी एक रैली में उत्तर बंगाल में उन्होंने कहा कि सभी 294 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए आप मुझे ही वोट दें, मेरा चेहरा देखकर ही वोट दें। लेकिन आखिर इस बार आम लोग इतने चुप क्यों हैं? पश्चिम बंगाल जैसे जागरूक राज्य में, जो राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक माना जाता है, यहाँ हर बार काफी ज्यादा मतदान होता है, 85% से ऊपर का आंकड़ा होता है, लेकिन इस बार लोग चुप हैं, कहीं कोई कुछ कह नहीं रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में अब पारंपरिक मुद्दे वोटरों को प्रभावित नहीं करते। रोजमर्रा के जीवन में महंगाई, रसोई गैस की किल्लत और एसआईआर के दौरान कटे नाम ही उनके लिए ज्यादा अहम है। तृणमूल कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राज्य के वोटरों में भाजपा और केंद्र सरकार के प्रति भारी नाराजगी है, इसलिए वो चुप्पी साधे बैठे हैं। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पहले से ज्यादा सीटें मिलेगी, ये तृणमूल कांग्रेस के नेता ऐसे दावे कर रहे हैं। वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो। ममता बनर्जी तो अपनी रैलियों में भाजपा को एक भी वोट नहीं देने की अपील कर रही हैं। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का दावा है कि लोग तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से आजी जा गए हैं और उन्होंने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। पार्टी का दावा है कि उसे इस बार अकेले अपने बूते बहुमत मिल जाएगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे कैसे देखते हैं? विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव से पहले हर पार्टी बढ़ चढ़कर दावे तो करती ही है, लेकिन चुनाव के बाद लोग भी उन दावों को भूल जाते हैं और संबंधित राजनीतिक पार्टियां भी। इसलिए राज्य के लोग चुनावी वादों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मतदाताओं की चुप्पी ने इस बार के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.